I am Colonel Vijender Singh Rali. I belong to Dehradun. I have done MSc Physics with Electronics, joined OTA in 1986 and passed out in March 1987. I just want to highlight a point that army is not a job, but it is way of life. So sir, tell us what is the why of your journey? मतलब आपने ये journey शुरू क्यों करी? Why did you go to the army? Why did you join the army? First motivation for me to join army was my father. Second motivation to join army was my brothers. My elder brother joined army. Second brother joined Air Force. In addition, once you are in Dehradun, that army vibe automatically comes, and you feel that this uniform, if I wear one day, the respect and regards what a country gives to a soldier, I'll be able to earn that. And my journey started with that motivation. Sir, let's talk about Kargil now. Kargil, was most deadliest and fiercest battles or operations, you may call it. It happened because both the armies used to follow winter posture, but in May 1999, Pakistani army didn't follow that winter posture. Winter posture का मतलब होता है कि सर्दियों की छुट्टियां जो है लोग मनाते थे, पोस्ट खाली करते थे, क्योंकि कारगिल और बटालिक और दराज के इलाके 16,000 से लेके 18,000 फीट की ऊंचाई पर हैं. वहाँ पे किसी सोल्जर को 24 महीने रखना बहुत ही मुश्किल होता था, बिकॉज ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती थी और टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता था. मई 99 में जब इंडियन आर्मी ने विंटर पोस्चर अपनाया, पाकिस्तानी आर्मी ने उसका फ़ायदा उठाया और खाली पोस्टों को, जो इंडियन आर्मी ने फॉरवर्ड पोस्ट वेकेट की थी, उनको ऑक्यूपाई करवा लिया. बाद में इंडियन आर्मी ने जब अपने पेट्रोल्स भेजे और जब ये चीज़ें कंफर्म हुई कि जो हमारी पोस्ट हम इंडियन आर्मी ने वेकेट्स की थी वो पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स ने ऑक्यूपाई कर ली हैं. पेट्रोलिंग के दौरान हमारे कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 जवान जो पाकिस्तानी आर्मी के कब्जे में आ गए थे और उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया और उनकी जो है म्यूटिलेटेड बॉडीज़ 20 दिन के बाद इंडियन आर्मी को सौंपी गई. जब ये कंफर्म हो गया कि हमारी फॉरवर्ड पोस्ट को पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स ने ऑक्यूपाई किया है, तो सरकार ने ऑपरेशन विजय की घोषणा की, ऐलान किया. साथ साथ इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफ़ेद चादर का ऐलान किया. कारगिल की जो चोटियां हैं, जो ऊंचाइयां हैं, उनको काबू में करना बहुत ही मुश्किल था. कारगिल के दौरान, युद्ध के दौरान ही 100 गन कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट के रूप में था, उसको इम्प्लीमेंट किया गया. और जब 100 गनों ने गोले दागे तो पाकिस्तानी अपनी पोस्ट छोड़ के भागे. द इफेक्ट of 100 guns firing together
was so devastating that Pakistani soldiers abandoned their posts and forward positions. द प्रहार हमारा इतना क्रूर था कि दुश्मन सामने टिक नहीं पाया, और उसके बाद जो हमारे इन्फेंट्री सोल्जर्स ने जो कमाल दिखाया, मुश्किल से मुश्किल चोटी, चाहे वो तोलोलिंग हो, टाइगर हिल हो या पॉइंट 475 हो, जब उनको अपने कब्जे में किया तो भारत की विजय कारगिल युद्ध में निश्चित हो गई। विक्रम बत्रा ने जब एक चोटी काबू की और जब वो अगली के लिए जाने लगा तो उसने एक ही बात कही अपने कमांडिंग अधिकारी महोदय से कि भैया ये दिल मांगे मोर, और उन्होंने ये साफ कहा था कि मैं या तो तिरंगा फहरा के आऊँगा या तिरंगे में लिपट के आऊँगा, और वो अपने शब्दों पे रहे, वो तिरंगे में लिपट के आए। उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके साथ मनोज पांडे, कैप्टन मनोज पांडे, उनको भी परमवीर चक्र दिया गया। ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, ऐसे और कई महावीर हैं जिन्होंने अपने शौर्य और बल की बदौलत पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, और हमारी सेना ने वो कार्य करके दिखाया जिसे पाकिस्तान को कतई उम्मीद नहीं थी। Okay, sir. Why was Kargil so important for Pakistan? Kargil was so important because the national highway NH1 Alpha, which connects Srinagar with Leh and Siachen Glacier, passes through Kargil. And if enemy is able to disrupt or take position of that stretch, and it would ultimately disconnect Ladakh and Siachen from Jammu and Kashmir. So strategic importance of that national highway and Kargil per se has lot of implications for Indian Army. Where does it brings us? अगर इंडियन आर्मी अगर वो लेह लद्दाख का हाईवे लूज कर देती तो क्या होता? At that time when NH1A was operational, there was no alternate route कि जहाँ से आप लेह लद्दाख पहुँच पाते। रोहतांग टनल उस वक्त चालू नहीं हुई थी, और आपके पास एक ही रास्ता था, एक ही लाइफलाइन है, आप साफ शब्दों में कह सकते हैं कि NH1 अल्फ़ा जम्मू कश्मीर से लद्दाख की तरफ जो कनेक्टिविटी है वो लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर की लाइफलाइन बन जाती है। क्योंकि जब विंटर्स आते हैं उसमें आपका एयर एफर्ट भी कई बारी फेल हो जाता है, बिकॉज मौसम ख़राब होने की वजह से हवाई जहाज़ भी लैंड नहीं कर पाते हैं। तो लैंड कनेक्टिविटी जो थी, रोड कनेक्टिविटी जो थी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड यही देख के जनरल मुशर्रफ साहब ने ऑपरेशन बदर लॉन्च किया। उनका एम था कि कश्मीर को लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर से काट दिया जाए, ताकि इंडियन आर्मी यदि उस तरफ कुछ ऑपरेशन होता है तो इंडियन आर्मी कोई रीएनफोर्समेंट्स या उनको सपोर्ट ना कर पाए। ऐसी टेरेन पे लड़ना मुश्किल क्यों होता है? पहला तो आप देखिए क्लाइमेटिक कंडीशंस। टेम्परेचर कारगिल में -40 डिग्री तक पहुंच जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी, और जो हार्श विंड्स, जो हवाएं हैं बहुत ही बर्फीली और तेज़ होती हैं, वहाँ पे किसी भी जवान को रखना 24 घंटे की ड्यूटी, ऑलमोस्ट आप पोस्ट में जब होते हैं तो आपका कोई 8 से 2 का शेड्यूल नहीं होता ऑफिस का। Okay, that brings me back to Kargil. Actually, I just wanted to know what were the major events that you remember from Kargil? The events those were celebrated. You know, celebration in the terms like when these intrusions were detected, the response Pakistanis thought that they'd never expected such a prompt and harsh response from India. That was the time when Bofors gun played a major role, because
physically targeting of those posts was required for them to abandon those posts. And as I told earlier, that 100 gun density, which was used as a concept, was implemented in Kargil, and it worked beautifully. Any memories from Kargil? Bas dil mange more. And you know what, Indian Army, our foundation is laid on 3 words: Naam, Namak. Namak and Nishan. Naam is your Paltan, Namak your loyalty towards the Paltan and nation, and Nishan is your regimental flag and tricolor. So in that terrain, there is one more interesting thing, that what kept soldiers going. That's what Naam, Namak and Nishan. Okay. You know, regimenting, what happens in infantry battalions, it is regimentation. Like when a Gorkha goes, their war cry is Ayo Gorkhali. Sikhs have their own war cry. Bole Sonehal. So when Ladakhis mount an assault, they say Kiki Soso Largyalo. So that war cry motivates you, and plus our soldiers are well trained. They are not, and best part is that we have diverse. We have Madrasis, we have Jats, we have Sikhs, we have Gorkhas, we have Rajputs, we have Dogras, we have Gadwalis. So we have people who can work in various terrain. We can operate in various operating conditions, and we have been trained and tuned in that way. So what motivated is Naam, Namak and Nishan. This is the last question, Yeah. or at least for now, that what as a nation we can learn from Kargil. Kargil, you know, it has very wide perspective and angles. Kargil happened because Pakistan wants to keep Kashmir issue alive. They want to internationalize it. And second issue, I told, NH1 alpha cutting was required. So what lesson one learned was that cohesion between the forces was well demonstrated in Kargil. Our concepts were validated, and same thing we followed even in Op Sindoor. We not only validated our concepts of air defense, plus we validated our equipment, our indigenous equipment, our indigenous surveillance system, our indigenous drones, our indigenous weapon systems were well validated. So now we are not a nation who will deter because of nuclear blackmail. So Kargil also, that time also we both countries were nuclear powers, but that nuclear blackmail concept has now gone to the back doors, and now we say what Modi ji says, कि घर में घुस के मारेंगे. Okay, sir, it was a great pleasure knowing you and Thank you. celebrating this Vijay Divas with you. आज भारतवासियों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मैं आपको लता जी के द्वारा गाया हुआ बहुत ही देशभक्ति से भरा हुआ गीत की कुछ पंक्तियाँ देश के लिए समर्पित करना चाहूँगा. है मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी. तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी. थैंक यू.